एक 4 इमारत बिल्डिंग बनने का काम चल रहा था और चौथी मंजिल पर ही चढ़कर एक 20 साल का लड़का आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो छलांग नहीं लगा पा रहा था। उसके पैर कँपा रहे थे, उसके होंठ कँपा रहे थे, वो पूरा का पूरा कांप रहा था। दोपहर के लगभग 2 बजे थे, तभी एक लड़की की नजर उस पर पड़ती है। वो लड़की फिर चीखती है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर भी जो लड़का था वो छलांग नहीं लगा पा रहा था। तभी वो लड़की सीढ़ियों से दौड़ी हुई ऊपर चौथी मंजिल इमारत पर चढ़ती है और उस लड़के के हाथ को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है। लड़का छत पर ही गिर जाता है, लड़की भी गिर जाती है और लड़की फिर खड़ी होती है, लड़का भी खड़ा होता है। लड़की तभी उस लड़के के जोरदार उसके गाल पर एक तमाचा जड़ देती है और फिर उससे कहती है कि चिंता करने से फल नहीं निकलता, आत्महत्या करने से हल नहीं निकलता। जिंदगी की जंग को खुद ही जीतना होगा, जिंदगी की जंग को खुद ही जीतना होगा, खामोश बैठने से हल नहीं निकलता। दोस्तों, वो लड़की शायराना अंदाज में कुछ इस तरह से उस लड़के को समझाती है। लड़के के समझ में सब एक बात, एक एक लाइन समझ आ जाती है कि वो लड़की क्या कहना चाहती है। दोस्तों, ये जो लड़का था और ये जो लड़की थी एक दूसरे को भली भांति 1 महीने से जानते थे। ये दोनों एक दूसरे को इसीलिए जानते थे क्योंकि जो लड़का था वही उसी बिल्डिंग में काम कर रहा था, मेहनत मजदूरी करता था और जो लड़की थी उसी कॉलेज में पढ़ा करती थी। वो 12वीं में पढ़ रही थी। दोस्तों, बिल्डिंग इसीलिए बन रही थी क्योंकि जो मालिक था वो अपने विद्यालय को और बड़ा कर रहा था। मतलब वो 12वीं तक स्कूल था, उसके बाद में कुछ भी नहीं था। वो उसे डिग्री कॉलेज बनाना चाहता था, बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम। तो बिल्डिंग बनने का काम चल रहा था। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। ये जो आज की कहानी है, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो दिल को झकझोर देगी, दिल की भावनाओं में आपको उतार देगी। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि आपकी एक लाइक, आपका एक प्यारा सा कमेंट, आपका एक व्यू मुझे कुछ ऐसी कहानियां लाने पर विवश कर देता है। चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। आखिर क्या है कहानी? दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है बिहार से, समस्तीपुर से। एक लड़का जिसकी उम्र थी 20 साल, जिसका नाम था राजकुमार। जी हाँ दोस्तों, नाम था राजकुमार, लेकिन रहता था झोपड़ी में। महलों का राजकुमार नहीं, बल्कि एक झोपड़ी का राजकुमार। गरीब घर से था। बचपन में ही उसके माता पिता दोनों का देहांत हो चुका था। अपनी दादी अपनी अम्मा के साथ में ही रहा करता था। एक बहन थी बड़ी, उससे 2 साल बड़ी बहन थी, यानी कि उसकी उम्र 22 साल की थी। दोस्तों, घर का खर्चा उसे उठाना था। वो पढ़ा लिखा था, वो ग्रेजुएट कर रहा था और जो उसकी बहन थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी। आप जानते हैं कि गरीब घरों में अधिकांशतः लड़के ही पढ़ पाते हैं, लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं। अगर कोई लड़की पढ़ भी लेगी तो 10 या 12वीं भी पढ़ पाती है। अब लड़के को काम की तलाश थी। वो बिहार में ही कोई छोटा मोटा काम कर लिया करता था और आप जानते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है। बिहार के लोग अक्सर पलायन करते हैं और बाहर काम करने के लिए जाते हैं और जहां पर राजकुमार रहता था वहां भी यही दशा थी। वहां आसपास कोई काम नहीं था तो समस्तीपुर को छोड़ करके राजकुमार को और किसी शहर और किसी जिले में और किसी राज्य में जाना था। तो एक कॉन्ट्रैक्टर आता है और राजकुमार से बात करता है कि मैं तुम्हें एक काम पर लेकर चलूंगा, 5-6 महीने का काम है और तुम्हें 300 रुपए पर डे मिलेंगे और खाना पीना भी तुम्हें पर डे ही मिलेगा, 300 रुपए से अलग। तो राजकुमार कहता है कि ऐसा क्या काम है। राजकुमार से फिर वो ठेकेदार बोलता है कि मजदूरी का काम है, बेलदारी का काम है, हेल्परी का काम है। दोस्तों, अब काम धंधा तो कोई था नहीं, तो जो राजकुमार था वो राजी हो जाता है। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार। तो दोस्तों, इसके बाद में समस्तीपुर बिहार को छोड़ करके राजकुमार उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में आ जाता है काम करने के लिए, मेहनत मजदूरी करने के लिए। जो काम था वो एक बिल्डिंग बन रही थी, 4 इमारत मंजिल बन रही थी, जो कि कॉलेज बन रहा था।
डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए वो बन रहा था। बीए, बीएससी, बीटेक। अब जब नाम सुनता है कि ये कॉलेज बन रहा है तो और भी अधिक मन लग जाता है राजकुमार का, क्योंकि वो पढ़ना लिखना चाहता था और ग्रेजुएट कर रहा था अपने बिहार समस्तीपुर से ही प्राइवेट तरीके से। दोस्तों, जो राजकुमार था वो बड़ा पढ़ा लिखा अच्छा था, 10th तक 12th तक वो अच्छा पढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वो अब प्राइवेट पढ़ने लगा तो उसकी पढ़ाई थोड़ी धीमी हो गई। लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा सीधा साधा बंदा था, अपना काम वहां पर करता है। दोस्तों, 300 रुपए पर डे में वो काम करता है। वो 8 घंटे, उसे 300 रुपए 8 घंटे के मिलते थे, लेकिन वो 4 घंटे और ओवर टाइम करता है 40 रुपए पर घंटे के हिसाब से। तो इस हिसाब से वो 120 रुपए एक्स्ट्रा कमाया करता, 300 रुपए अपनी झाड़ी के कमाया करता था दिनचर्या के। अब ऐसे ही समय गुजरता है। दोस्तों, राजकुमार जो था वो मेहनत मजदूरी बहुत ही अच्छी तरीके से करता है, मालिक को या फिर अपने कॉन्ट्रैक्टर को कोई भी शिकायत का एक भी मौका नहीं देता है। अब एक दिन की बात है दोस्तों, ऐसे ही तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है राजकुमार की। तो राजकुमार उस दिन काम पर नहीं जाता है, काम नहीं करता है, और स्कूल की एक दीवार पर ही बैठ जाता है और सोचने लगता है अपने घर गांव के बारे में, अपनी बहन के बारे में, अपनी दादी के बारे में। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसकी की उम्र 17 साल थी। तो वो लड़की की तरफ जब देखता है तो देखता है कि लड़की अपने कॉपी में से कुछ पेजेस को फाड़ रही है, बार बार फाड़ देती है, उस पर पेन चलाती है, पेन चलाने के बाद में उसे फिर फाड़ देती है। लगभग वो 10-12 पेज पन्नों को फाड़ देती है। जब राजकुमार देखता है कि लड़की बार बार पन्नों को फाड़ रही है तो वो उस लड़की के पास में पहुंच जाता है। लड़की से फिर बोलता है कि आप ये पन्नों को क्यों फाड़ रही? लड़की बोलती है कि आप कौन है यहाँ पर और आप क्या कर रहे हैं यहाँ? ये हमारा कॉलेज है, हमारा स्कूल है। तो वो राजकुमार बोलता है कि मैं यहाँ इसी स्कूल में जो बिल्डिंग बन रही है यहाँ पर काम कर रहा हूँ और आज मैं छुट्टी पर हूँ, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो वो लड़की अब अदब से पेश आती है कि ठीक है, आप मजदूर हो, यहाँ पर काम करने के लिए आए, तो आप मुझसे क्या पूछ रहे हो? आप वहां जाइए, वहां पर रहिए। तो राजकुमार बोलता है कि मैं वहीं पर बैठा था, लेकिन मैंने जब आपकी तरफ देखा कि आप अपनी कॉपी में से पन्नों को बार बार फाड़ रही हैं, तो मैं आपसे पूछने के लिए चला आया, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। लड़की थोड़ा मुस्कुरा देती है और कहती है कि आप मेरी क्या मदद ही करोगे, आप तो खुद मजदूर हो, आपको क्या पता पढ़ाई लिखाई क्या होती है। जब ये बात सुनता है तो राजकुमार कहता है कि पढ़ाई लिखाई मैंने भी थोड़ी बहुत कर रखी है, शायद मैं आपको खुद बता सकूं। अब जो लड़की थी जिसका कि नाम था विद्या, विद्या बोलती है कि आप पढ़े लिखे हैं, लगता तो नहीं है, अगर आप पढ़े लिखे ही होते तो आप मजदूरी करने के लिए यहाँ क्यों आते? दोस्तों, ये बात सुनने के बाद में कहता है कि क्या कोई पढ़ा लिखा इंसान मजदूरी नहीं कर सकता? ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना, ये तो किस्मत की बात होती है। तो फिर लड़की जो थी वो राजकुमार से कहती है कि आप यहाँ आइए, अगर आप इतना ही पढ़े लिखे बन रहे हैं तो मुझे इस प्रश्न का हल बताइए। दोस्तों, केमिस्ट्री का सवाल था, जो सेल वाला चैप्टर होता है उसमें से सवाल था, 12वीं में ये पढ़ रही थी। तो जो राजकुमार होता है वो 1 मिनट के अंदर ही उस कंडीशन जो थी उसे सॉल्व कर देता है। लड़की इम्प्रेस हो जाती है। विद्या जो थी वो बड़ी वो हो जाती है कि एक मजदूर या मजदूरी कर रहा है और इसने मेरे सवाल को सॉल्व कर दिया, सवाल को हल कर दिया। अब मतलब जो विद्या थी राजकुमार से दोस्ती करने की बात करती है कि आज से हम दोनों दोस्त हैं, आप यहाँ पर कितने दिनों तक रहोगे, ऐसा पूछ लेती है विद्या। अब जो राजकुमार था कहता है कि जब तक ये बिल्डिंग नहीं बन जाती है मैं यहीं पर काम करूंगा, यहीं रहूंगा। दोस्तों, इस तरह से दोनों में दोस्ती हो जाती है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर लेते हैं और जब तक स्कूल की छुट्टी नहीं हो जाती है तब तक विद्या और राजकुमार एक दूसरे से बात करते रहते हैं। अगली सुबह होती है, अगली सुबह जब होती है तो राजकुमार की तबीयत सही हो जाती है, वो अपने काम पर लग जाता है। इधर
जो विद्या थी उस पर फिजिक्स में से एक सवाल और सॉल्व नहीं होता है, तो वो राजकुमार को ढूंढते ढूंढते काम वाली साइड पर पहुंच जाती है और राजकुमार को ढूंढने के बाद में उसे अपनी उस प्रश्न को देती है कि ये सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है। दोस्तों, राजकुमार अपने काम को करता है और राजकुमार अपने काम को करने के साथ साथ उस प्रश्न को भी सॉल्व कर देता है। जो लड़की थी, विद्या थी, वो और ज्यादा इंप्रेस हो जाती है कि एक लड़का जो कि मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है और मजदूरी करते करते इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया, तो समझो वो कितना बुद्धिमान होगा, कितना इंटेलिजेंट होगा। उस बात को कहती है, अपने मन में सोचती है विद्या। दोस्तों, अब विद्या का जो दोस्ती थी, विद्या की जो दोस्ती थी, वो अब धीरे धीरे राजकुमार से प्यार में बदलने लगती है। दोस्तों, विद्या के बारे में बात कहें तो विद्या जो थी वो एक अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। यानी जो विद्या के माता पिता थे थोड़े अमीर घराने के थे। जो विद्या के पिताजी थे वो एक कंपनी चलाया करते थे। कंपनी जो दोना पत्तल दावतों में या शादियों में होते हैं दावत के लिए, वो उनकी कंपनी थी। उनका कामकाज किया करते थे। अब एक दिन जो विद्या थी वो राजकुमार से कहती है कि अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात कहूं। राजकुमार कहता है कि कहो, क्या बात है। विद्या कहती है कि आप जो ये मेहनत मजदूरी का काम करते हो, कितना कमा लेते हो इसमें से। सब कुछ बता देता है राजकुमार की 300 रुपए पर डे मिलते हैं, 4 घंटा मैं ओवर टाइम करता हूं, कुल 12 घंटे काम करता हूं और 420 रुपए कमा लेता हूं। विद्या कहती है कि 420 रुपए कमाते हैं, आप 12 घंटे काम करते हैं, आप अपनी पढ़ाई नहीं करते। इसके बाद में थोड़ा दुखी हो जाता है और कहता है कि पढ़ने का समय ही कहाँ मिलता है। 8 घंटे काम, 4 घंटे ओवर टाइम, उसके बाद में यहाँ पर पढ़ने लिखने का माहौल है ही कहाँ। अब एक एक कमरा ले रखा है और उस एक एक कमरे में पता नहीं क्या है, सोने की भी सुविधा ढंग से नहीं है। धरती पर ही सो जाते हैं पल्लर बिछा करके। किताब कॉपी में यहाँ लेके नहीं आया, किससे पढ़ूंगा, क्या ही कर लूंगा। और पढ़ लिख करके एक गरीब आदमी करेगा ही क्या, मैं क्या कर लूंगा, ऐसा बोलता है राजकुमार विद्या से। तभी विद्या राजकुमार से कहती है कि नहीं, आप में इतनी कौशल क्षमता है, आप बहुत विद्वान हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप आगे की पढ़ाई को और जारी रखें। विद्या कहती है कि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूं। राजकुमार कहता है कि कहो। आप हमारे यहाँ काम कर लीजिए, हम आपको महीने के 15,000 रुपए देंगे और आपको केवल 8 घंटे ही काम करना पड़ेगा। अब काम की बात आती है तो खुददारपना झलक आता है राजकुमार के अंदर से। कहता है कि नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, आप मुझ पर उपकार क्यों कर रही हो। आपका मैं ये जो एहसान है उसे नहीं ले सकता, और अगर मैंने ले लिया तो फिर मैं जिंदगी भर आपके एहसान को नहीं चुकाऊंगा। विद्या कहती है इसमें एहसान की क्या बात है, आप हमारे यहाँ काम करोगे, हम आपको आपके काम की बदले में आपके काम के बदले में पगार देंगे, तनख्वाह देंगे। कहता है कि आपकी बात तो सही है, लेकिन मैं परमानेंट यहाँ रहने के लिए नहीं आया हूं। मैं अपने गांव भी जाऊंगा, बिहार में समस्तीपुर में। इसके बाद में फिर पूछती है कि आप कहाँ से हो बिहार में। कहता है कि समस्तीपुर से हूं। तो फिर उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। कहता है कि मेरी फैमिली में कोई नहीं है, केवल एक दादी माँ है और एक बड़ी बहन है, जिसके मुझे हाथ भी लेकर आने और हाथ भी लेकर आ दूं, उसके लिए पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे और पैसे इकट्ठे करने के लिए यहाँ आया हूं। मैं हमेशा के लिए यहाँ उत्तर प्रदेश में रहने के लिए नहीं आया हूं। ये बात बोलता है। दोस्तों, फिर इसके बाद में लड़की विद्या जो थी वो अपने घर चले जाती है। उससे बार बार पूछती है कि अगर आप काम करना चाहो तो हमें जरूर बता देना। जो राजकुमार था उसका केवल एक ही जवाब था कि मैं खुददार हूं और आपके एहसान को नहीं ले सकता हूं। लड़की दुख हो जाती है, दुखी हो जाती है और दुखी होने के बाद में घर पहुंचती है। दोस्तों, जैसे ही वो घर पहुंचती है तो उसके बारे में ही सब कुछ सोचती रहती है। सारा दिन रात केवल राजकुमार के ही बारे में सोचती रहती है, क्योंकि वो अब राजकुमार से बेइंतहा प्यार करने लगी थी, उसके खुददार पने को और देख करके। दोस्तों,
2 दिन हो जाते हैं, जो विद्या थी उसकी तबीयत खराब हो जाती है और राजकुमार था वो अपना काम कर रहा था। राजकुमार विद्या से प्रेम नहीं करता था, वो उसे पसंद करता था कि अच्छी लड़की है, पढ़ने में तेज है। और जो विद्या थी वो राजकुमार को पसंद करने लगी थी, प्रेम करने लगी थी एक तरफा। एक दिन राजकुमार जब काम पर नहीं होता है, उस दिन जो कंस्ट्रक्शन का सामान था वो बीत चुका था, तो राजकुमार छुट्टी पर था और स्कूल भी खुला हुआ था। तो राजकुमार को जब खाली देख करके जो विद्या थी वो राजकुमार के पास पहुंचती है और राजकुमार से बात करने लगती है कि आज आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं। राजकुमार कहता है कंस्ट्रक्शन का जो सामान है वो बीत गया है, सीमेंट बदर फुट गिट्टी वगैरह बीत गई है, वो आएगा कल काम करेंगे, इसीलिए आज की छुट्टी है। दोस्तों इसके बाद में जो विद्या थी वो अपने प्यार का इजहार कर देती है, राजकुमार से कह देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और आगे जीवन में तुम्हारे साथ ही अपनी जिंदगी को गुजारना चाहती हूँ, ऐसे ऐसे कह देती है दोस्तों। तो राजकुमार की सेंसिटिविटी गुल थी वो गुल हो जाती है, गुम हो जाती है और वो फिर कहता है कि नहीं, आप आपका लेवल क्या है, मेरा लेवल क्या है, हम केवल दोस्त हो सकते हैं, हम रिश्ता नहीं निभा सकते, हम केवल दोस्ती का ही रिश्ता निभा सकते हैं, हम पति पत्नी का रिश्ता नहीं निभा सकते हैं। अब जो विद्या थी वो थोड़ा अब नर्वस हो जाती है और कहती है कि नहीं, आपको हमारी बात मानने पड़ेंगी, क्या आप इसीलिए हमसे दूर भागना चाहते हैं कि हम अमीर हैं और आप गरीब हो। तो कहता है इसमें अमीर गरीब की बात नहीं है, लेकिन तुम कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ, मेरे घर में जब तुम आओगी तो मेरे घर में क्या पाओगी तुम, तुम्हें सूखी रोटी मिलेंगी और तुम अपने घर में क्या क्या खाती हो मुझे खुद नहीं पता है, मैं तो आइटम का नाम भी नहीं जानता हूँ, आप अपने अपने घर में वो सब सामान खाती हो। दोस्तों जो विद्या थी वो कह देती है मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे तुम्हारे साथ में रहना है और जो तुम खिलाओगे वही मैं खाऊंगी और उसे ही खा करके गुजारा कर लूंगी। फिर इसके बाद में दोस्तों जो राजकुमार था वो विद्या से कहता है कि वो तो बात ठीक है, लेकिन तुम्हारे पिता मुझे मानेंगे। विद्या कहती है कि मेरे पिताजी बहुत ईमानदार हैं, बहुत प्रेम को मानने वाले इंसान हैं और वो मेरी ना कभी नहीं करेंगे कि मैं तुमसे शादी ना करूं, वो ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे। दोस्तों इसके बाद में जो राजकुमार था और विद्या थे, दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं, दोनों अब प्रेम में पड़ जाते हैं। राजकुमार भी हाँ कर देता है, ठीक है अगर तुम इतना कह ही रही हो तो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों राजकुमार के मन में 1% भी लालच नहीं था कि एक लड़की उसे झांसा दे रही है, एक लड़की उसे उसके प्यार में पड़ रही है, 1% भी वो नहीं था, गुमान नहीं था। राजकुमार भी जो विद्या थी उसे देखकर अब पसंद करने लगा था, उसे प्यार करने लगा था और एक दूसरे अब दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। दोस्तों अगले दिन ही जब विद्या पढ़ने के लिए स्कूल पहुंचती है तो उसे कहीं पर भी काम करता हुआ नजर नहीं आता है राजकुमार, तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। उस दिन शायद सोचती है कि कमरे में होंगे, तो फिर अगले दिन जब पढ़ने के लिए पहुंचती है तो अगले दिन भी राजकुमार नहीं नजर आता है। अब जो विद्या थी वो और ज्यादा दुखी हो जाती है, वो इतना दुखी होती है कि वो खाना तक नहीं खाती है। दोस्तों 4 दिन हो जाते हैं, 4 दिन तक वो जब राजकुमार को नहीं देखती है तो वो बीमार पड़ जाती है। और फिर जो ठेकेदार था जो वहां पर काम कर रहा था, काम करवा रहा था लेबर पर, वो उस ठेकेदार के पास में पहुंच जाती है और फिर उस ठेकेदार से पूछने लगती है कि आपके यहाँ पर जो मजदूर काम करते थे क्या वो यहीं रहते हैं या कहीं और काम पर चले गए हैं। तो जो ठेकेदार था वो सबके बारे में बता देता है कि ऐसे ऐसे बात है, हमारा केवल एक ही जगह पर इसी साइड पर काम चल रहा है और कुछ 2-4 मजदूर हैं जो कि अपने गांव चले गए। तो विद्या थी वो पूछती है कि कोई राजकुमार नाम के भी आपके यहाँ मजदूर काम करते थे। तो ठेकेदार चटाक से बोल देता है कि हाँ, राजकुमार मेरे ही साथ में काम करता था और वो अपने गांव चला गया है, उसकी दादी जी का देहांत हो गया इसीलिए। दोस्तों अब जाकर के जो विद्या थी उसकी सांस में सांस आती है, जान में जान आती है। चलो जो राजकुमार है वो अपनी माता के
सासू माँ के देहांत पर घर गया है, गांव गया है। तो वो अपने उस ठेकेदार से पूछती है क्या उसका कोई कांटेक्ट नंबर है। तो जो ठेकेदार था वो उसे कांटेक्ट नंबर दे देता है। दोस्तों, इसके बाद में कांटेक्ट नंबर को ले लेती है और कांटेक्ट नंबर को लेने के बाद में वो फिर फोन करती है राजकुमार के पास में। राजकुमार फोन उठाता है। दोनों बहुत देर तक तो एक दूसरे की आवाज, सांस की आवाज को ही सुनते हैं, धड़कन को सुनते हैं, एक दूसरे से बोलते तक नहीं है। वो सांस से ही, अपनी धड़कन की आवाज से ही, एक दूसरे की धड़कन की आवाज से ही समझ गए थे कि कौन बोल रहा है। इसके बाद में जो विद्या है वो बोलती है कि आप बिना बताए चले गए। राजकुमार भी बोलता है कि मैं ऐसी कंडीशन में फंस गया था कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता था, इसीलिए आ गया। और कहता है कि अब 13 दिन जब गुजर जाएंगे तभी आऊंगा काम करने के लिए। दोस्तों, इसके बाद में फोन कट जो तो हो जाता है। दोनों एक दूसरे से घंटों बात करते हैं और फिर 13 दिन गुजरने के बाद में जो राजकुमार था फिर से उसी कंस्ट्रक्शन पर काम करने के लिए आ जाता है। अब जो लड़की थी, जो विद्या थी, वो राजकुमार को लेकर के सीधा अपने पिता के पास पहुंचती है और अपने पिता से कहती है कि देखिए पिताजी, ये राजकुमार हैं और ये बहुत होनहार हैं, इन्होंने पढ़ाई कर रखी है और ये अपनी मेहनत इतनी करते हैं, अपनी बहन के हाथ पीले कराने के लिए मेहनत, बेलदारी, मजदूरी का काम कर रहे हैं। तो फिर जो विद्या के पिता थे वो पूछते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो विद्या कहती है कि आप इन्हें अपनी जो कंपनी है, जो फैक्ट्री है, उसमें काम पर लगा दीजिए, 15-20 हजार रुपए इन्हें महीने के दे दीजिएगा। दोस्तों, जो विद्या के पिता थे अब वो समझ चुके थे कि जो लड़का है वो गरीब है, मजदूर है, लेकिन मेहनती है। तो अपनी बेटी की बात मानते हुए वो उसे उस कंपनी में नौकरी दे देते हैं। 18,000 रुपए महीने की, 600 रुपए रोज की तनख्वाह। दोस्तों, इसके बाद में जो लड़की थी, वो जो विद्या थी, वो अपने पिताजी को बता देती है कि पिताजी ऐसे ऐसे बात है, मैं इससे प्रेम करती हूँ और इससे ही शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों, लड़की के मुंह से जब वो एक पिता अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनता है तो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं और फिर पूछते हैं कि बेटी, क्या ये फाइनल डिसीजन है तुम्हारा? तुमने इस लड़के का बैकग्राउंड देखा है, इस लड़के के बारे में तुम जानती हो? तो लड़की अपने पिता से, विद्या अपने पिता से कहती है कि हाँ, मैंने देखा है, ये दिल के बहुत अच्छे हैं, इनका केवल यही बैकग्राउंड है और मैं ये अमीर है, गरीब है, मुझे इनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं केवल ये जानती हूँ कि मैं इनके साथ मैं खुश रहूंगी और इन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। तो जो विद्या के पिताजी थे वो कहते हैं कि ठीक है बेटी, अगर तुम इसके साथ में खुश रह लोगी तो हम भी खुश रह लेंगे, क्योंकि जहां हमारी बेटी खुश, हाँ, हम भी वहां खुश। दोस्तों, इसके बाद में जो विद्या के पिता थे वो विद्या और राजकुमार की शादी तय कर देते हैं कि ऐसे ऐसे शादी होगी। राजकुमार भी खुश हो जाता है, पर राजकुमार अपने होने वाले ससुर से, यानी कि विद्या के पिताजी से कहता है कि पहले मुझे अपनी बड़ी बहन की शादी करनी है। तो जो विद्या के पिता थे वो कहते हैं कि अब तुम मेरे दामाद हो, तुम्हें अपनी बहन की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बहन की शादी कराऊंगा। दोस्तों, इस बात को सुनता है राजकुमार तो कहता है कि मैं आपका एहसान नहीं ले सकता हूँ, आपकी बेटी जानती है कि मैं खुददार हूँ, मैं अपनी बहन की शादी अपने पैसों से ही कराऊंगा। दोस्तों, इसके बाद में जो पिताजी थे वो कह देते हैं कि ठीक है, पर अब मुझे पता चल गया है कि तुम 18,000 की सैलरी लायक नहीं हो, तुम्हें मैं 30,000 रुपए महीने की सैलरी दूंगा। दोस्तों, अब राजकुमार के पास 30,000 रुपए महीने की सैलरी थी। 2 साल वो विद्या के पिता के यहाँ काम करता है, अपने ससुर के यहाँ काम करता है और 2 साल में पैसा कमाने के बाद अपनी बहन की शादी अपनी बहन के हाथ पीले करा देता है। और इसके बाद में फिर विद्या की और राजकुमार की शादी हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ में खुश रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी राजकुमार की और विद्या की। कैसी लगी कहानी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, एक प्यारा सा, एक छोटा सा कमेंट जरूर करें। दोस्तों, इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूंगा कि जो आप लोग चिंता करते हैं, उस चिंता करने से आपका जो पल है, जो गुजरा हुआ पल है या जो आने वाला कल है, वो बेहतर नहीं हो जाएगा।
अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं आत्महत्या कर लूं और आत्महत्या कर लेने से जिंदगी का जो कारवा है वो सही हो जाएगा, आपकी फैमिली प्रॉब्लम जो है वो सही हो जाएंगी, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, तो आप गलत समझते हैं। कुछ भी ठीक ठाक नहीं होगा। इनफैक्ट आप तो हमेशा के लिए सो जाएंगे, फिर आपको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं है। जैसे आप सो जाते हैं गहरी नींद में और आपके आसपास में क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलता, वैसे ही आत्महत्या कर लेने के बाद एक जीव के प्राण निकल जाने के बाद होता है। दोस्तों, जिंदगी एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलती है, तो आपको इस जिंदगी को बहुत ही कलरफुल बनाना है, बहुत ही मीनिंगफुल बनाना है कि जिंदगी का एक लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों, ना तो पाप होता है ना पुण्य होता है, कुछ भी नहीं होता है, केवल दिल की भावनाएं होती हैं कि किसी काम को करने से बुरा लग रहा है, कुछ बुरा महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि कोई मुर्गा नहीं खाता है, मीट मांस मछली नहीं खाता है, और बहुत सी पॉपुलेशन ऐसी है जो इन सब का सेवन करती है, लेकिन फिर भी दोनों प्रजाति के दोनों तरह के लोग जीवित हैं। कोई 80 साल जीता है जो मांस मछली खाता है, कोई 40 साल जीता है, कोई जो मांस मछली नहीं खाता है वो 80 साल जीता है, और कोई जो मांस मछली नहीं खाता है वो 20 साल भी नहीं जी पाता है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कितने पाप किए हैं, आपने कितने पुण्य किए हैं, इसका फल आपको इस जन्म में या अगले जन्म में मिलता है। दोस्तों, जन्म केवल एक बार होता है, दोबारा होता है या नहीं होता है इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो आपको इसी जन्म में वही करना पड़ता है जो आप करना चाहते हैं। जो आपको बुरा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, उसी के हिसाब से आप करते हैं। जैसे मीट खाने से अगर आपको अच्छा लगता है तो आप खाएंगे, मीट खाने से आपको अगर बुरा लगता है तो आप बुरा खाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं केवल आपसे यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी से हार मान करके आत्महत्या कर लेना किसी भी सवाल का जवाब नहीं है, बल्कि आप उस सवाल को ढूंढिए और उस सवाल को ढूंढ करके उसके जवाब को मुक्के के साथ में दीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद हमारी ये कहानी सुनने के लिए। जय जय भारत। मिलता हूँ अगली किसी ऐसी ही सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ।